तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत बड़े लिटरली एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक को डिकोड करने वाले हैं। 10 तारीख को जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक ऐसा बड़ा शिफ्ट आया है जिसने सबको चौंका दिया है। ये सिर्फ एक नई सरकार बनने की बात नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी पॉलिटिकल धुरी के खिसकने की कहानी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस पूरे बदलाव के पर्दे के पीछे और सामने चल क्या रहा है। अब देखिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम 4 अलग अलग गेम्स या चरणों में बांटकर समझेंगे। पहला है द शॉर्ट गेम यानी सत्ता का खेल, दूसरा द मीडियम गेम जो प्रतीकों की राजनीति पर है, तीसरा द लॉन्ग गेम जिसमें कुछ वैचारिक दावों की बात होगी, और आखिर में हम देखेंगे कि क्या सच में ये एक युग का अंत है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द शॉर्ट गेम, पावर प्ले और बिहाइंड द कोलिशन मैथ, यानी सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे क्या क्या तिकड़म लगाए गए। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि बहुमत का वो जादुई आंकड़ा आखिर जुटाया कैसे गया। देखिए, विजय की अपनी पार्टी के पास 107 विधायक थे। चुनाव रणनीतिकार सेंगोटियन ने तो सलाह दी थी कि बस इन्हीं 7 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए, लेकिन विजय की कोर टीम ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने कांग्रेस के 5 और सीपीआई, सीपीएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 6 विधायकों का समर्थन भी अपने साथ जोड़ लिया, और इस तरह टोटल हो गया 118, जो मेजोरिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां तो एमके स्टालिन की सत्ताधारी डीएमके के सहयोगी हैं, राइट? तो फिर स्टालिन ने इन्हें विजय को सपोर्ट करनी ही क्यों दिया? तो इसका जवाब ये है कि डीएमके की ये रणनीतिक चुप्पी उनकी कोई चाल नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। असल में पर्दे के पीछे उन्हें ये डर सता रहा था कि अगर विजय को समर्थन नहीं मिला तो कहीं विजय और एनडीए में शामिल एआईएडीएमके का गठबंधन ना हो जाए, और डीएमके किसी भी कीमत पर एआईएडीएमके को वापस सत्ता में नहीं आने देना चाहती थी। थोड़ा इतिहास पर नजर डालें तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। 1979 में बीजू पटनायक ने एमजीआर और करुणानिधि को एक साथ लाने और दोनों द्रविड़ पार्टियों के विलय की एक बहुत बड़ी कोशिश की थी। अब इतने सालों बाद 2026 के करीब आते आते विजय के उदय को रोकने के लिए फिर से वैसी सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन एमके स्टालिन और ई पालिनस्वामी के बीच की कड़वाहट इतनी ज्यादा गहरी है ना कि दोनों पार्टियां चाह कर भी एकजुट नहीं हो सकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द मीडियम गेम, सिंबलिज्म और ब्रेकिंग द्रविडियन ट्रेडिशंस, यानी वो बदलाव जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सबके सामने दिखे। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। तमिलनाडु के पारंपरिक शपथ ग्रहण में हमेशा सफेद शर्ट और बॉर्डर वाली वेष्टी पहनी जाती थी, चाहे सरकार डीएमके की हो या एआईएडीएमके की, और हाँ, सिर्फ काटा हुआ यानी आधा वंदे मातरम ही गाया जाता था। लेकिन विजय के शपथ ग्रहण में एकदम अलग ही नजारा था। उन्होंने इस दशकों पुरानी पारंपरिक वेष्टी को छोड़कर ब्लेजर और पैंट पहना और वहां पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया। सच कहूं तो दक्षिण के किसी राज्य में ऐसा दृश्य पहले शायद कभी देखा गया हो। तो सवाल ये है कि इन सब प्रतीकों का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि वो खुद को द्रविड़ राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। इस सोर्स के विश्लेषण के हिसाब से विजय अपनी पार्टी को द्रविड़ विचारधारा के एकदम ऑपोजिट खड़ा कर रहे हैं। सोचिए, तमिलनाडु में खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें उस द्रविड़ राजनीति के एक बिल्कुल स्पष्ट और मुखर विरोधी के रूप में उभरना ही था, जिसका वहां सालों से एक छत्र राज रहा है। अब हम आते हैं सबसे गहरे और थोड़े विवादास्पद हिस्से पर, नंबर 3, द लॉन्ग गेम, आइडियोलॉजिकल क्लेम्स और अनपैकिंग द सोर्स असर्शंस। याद रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ सोर्स के दावों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। अब देखिए, जब शपथ ग्रहण में पूरा वंदे मातरम गाया गया खासकर उदयनिधि स्टालिन के हालिया विवादों के तुरंत बाद, तो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि क्या विजय सनातन धर्म की ओर मुड़ रहे हैं। लेकिन सोर्स का स्पष्ट तर्क है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एनालिसिस के मुताबिक ये सिर्फ एक दिखावा था, एक तरह का मिसडायरेक्शन। वंदे मातरम का इस्तेमाल सिर्फ द्रविड़ पार्टियों को चिढ़ाने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए किया गया था, न कि सच में किसी सनातन विचारधारा को अपनाने के लिए। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही बड़ा और स्पेसिफिक दावा करता है। ऑथर के विश्लेषण के अनुसार विजय एक इंटरनेशनल क्रिश्चियन सोसाइटी का प्रोजेक्ट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का सपोर्ट मिला हुआ है। मैं फिर कहूंगी, ये सीधे तौर पर लेखक का अपना असेसमेंट है कि विजय का ये उभार सिर्फ कोई लोकल राजनीति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इंटरनेशनल वैचारिक बैकिंग काम कर रही है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सोर्स ने अपने इन दावों के पीछे क्या तर्क दिए हैं। पहला पॉइंट, ऐसा दावा किया गया है कि तमिलनाडु में लंबे समय से धर्मांतरण के प्रयास चल रहे हैं। दूसरा, इसकी तुलना ऐतिहासिक रूप से मदर टेरेसा के कथित लक्ष्यों से की गई है। तीसरा, यह आरोप है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिलता रहा है। और चौथा, सोर्स का यह मानना है कि विजय इसी प्रोजेक्ट के एक रीजनल एक्सटेंशन के रूप में काम कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नंबर 4, एंड ऑफ एन एरा, द डिक्लाइन ऑफ द्रविडियन डोमिनेंस, यानी क्या वाकई ये द्रविड़ राजनीति का अंत है। अगर आप टाइमलाइन को देखें तो इस संभावित बदलाव का स्केल समझ में आता है। 1967 में जब कांग्रेस चुनाव हारी थी, तब से डीएमके के साथ द्रविड़ राजनीति का युग शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक सत्ता हमेशा इन्हीं द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। मतलब ये एक बहुत विशाल राजनीतिक कालखंड रहा है। लेकिन सोर्स का अनुमान है कि 2026 आते आते इस द्रविड़ प्रभुत्व का अंत हो सकता है। पार्टियां पूरी तरह से खत्म भले ही न हो, लेकिन उनका फिर से सत्ता में वो जो एक छत्र राज होता था, वो लौटना अब बेहद मुश्किल लग रहा है। तो इन सबके बीच एक बहुत ही क्रूशियल चीज है ये नंबर 5। ये नंबर दरअसल एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के पिछले 5 सालों को दर्शाता है। सोर्स का ये दावा है कि इन्हीं 5 सालों के दौरान वो बुनियादी वैचारिक बदलाव और एक्टिविटीज इतनी तेजी से आगे बढ़ी, जिन्होंने असल में आज के इस बड़े पॉलिटिकल अर्थक्वेक के लिए पूरी की पूरी जमीन तैयार कर दी। इस पूरे एनालिसिस के आखिर में सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला टीजर छोड़ता है। उनका मानना है कि देखिए, भले ही विजय अपना खुद का एक लंबा खेल खेल रहे हों, लेकिन अगर तमिलनाडु से द्रविड़ राजनीति का इसी तरह पतन होता रहा तो लॉन्ग टर्म में इसका असली और सबसे बड़ा फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है।
तो चलिए हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दशकों पुरानी ये द्रविड़ राजनीति वाकई में फीकी पड़ जाती है तो तमिलनाडु के राजनीतिक भविष्य का असली वारिस कौन होगा? क्या विजय अपनी नई वैचारिक धुरी को मजबूती से स्थापित कर पाएंगे, या फिर ये किसी और बड़े नेशनल शिफ्ट की बस एक शुरुआत भर है? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और इन पॉलिटिकल बदलावों को ऐसे ही करीब से डिकोड करते